अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने बेसिकली बूलियन अलजेब्रा और उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखा था, और चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने एसओपी, पीओएस, फॉर्म्स ऑफ ए फंक्शन, के मैप, और के मैप के अंदर जो डिफरेंट केसेस बनते हैं, 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स एंड विद डोंट केयर टर्म्स। तो वो सारी चीज़ें हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर कवर की थी। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 4 और उसका टाइटल है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। अभी तक हम लोगों ने जितने भी डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के चैप्टर नंबर 3 तक जो सर्किट्स पढ़े हैं, वो सारे के सारे सर्किट्स एक एक बड़ी कैटेगरी के अंदर अगर हम उसको रखना चाहें तो वो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स के अंदर आते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी तक हमने जितने भी सर्किट्स पढ़े हैं, एसओपी फॉर्म, पीयूएस फॉर्म, सिंप्लीफाइड फॉर्म फ्रॉम द के मैप, और नैंड फॉर्म या नॉर से इम्प्लीमेंटेशन, तो सारे के सारे जो सर्किट्स हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स हैं। तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स की पहचान क्या है? फर्स्ट, उनके अंदर प्रॉपर्टी ये है कि नो फीडबैक एग्जिस्ट फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट ऐसे सर्किट होते हैं जिनके अंदर फीडबैक पाथ नहीं होता। फीडबैक पाथ होने का मतलब क्या है कि आउटपुट से दोबारा इनपुट के अंदर कनेक्शन नहीं जाता। कि ऐसा नहीं हो सकता कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट के अंदर कि आप कोई कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट की किसी आउटपुट को दोबारा उसी सर्किट की किसी इनपुट के ऊपर अप्लाई कर दें। तो अगर आप आउटपुट से दोबारा इनपुट के ऊपर डाटा अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है फीडबैक आ रहा है। अगर आउटपुट से दोबारा डाटा इनपुट की तरफ नहीं आ रहा तो इसका मतलब है फीडबैक नहीं है। तो जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स होते हैं उनके अंदर फीडबैक मौजूद नहीं होता। और अभी तक हमने जितने भी सर्किट्स पढ़े हैं या स्टडी किए हैं, कोई एक भी ऐसा सर्किट नहीं था जिसके अंदर हमने आउटपुट से इनपुट के अंदर कनेक्शन दिया हो। सेकंड, जो कॉम्बिनेशनल सर्किट की प्रॉपर्टी होती है उसमें द आउटपुट ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट एट एनी टाइम डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट्स। कि जो आउटपुट है वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो अभी तक हमने जितने भी सर्किट्स देखे हैं, अगर आप किसी भी टाइम पर सर्किट की आउटपुट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आप ये देखेंगे उस टाइम पर इनपुट्स क्या अप्लाइड हैं। तो आपको अगर उस टाइम पर इनपुट का पता है तो आप उसके बूलियन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए, उसके सर्किट को यूज़ करते हुए या उसके ट्रूथ टेबल से उस कॉम्बिनेशनल सर्किट की आउटपुट फाइंड कर सकते हैं। थर्ड, जो प्रॉपर्टी है, नो मेमोरी एलिमेंट एग्जिस्ट इन द कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। तो ये हम मेमोरी एलिमेंट क्या होता है ये हमने चैप्टर नंबर 5 या 6 के अंदर पढ़ना है, तो इसको बाद में देखेंगे। जस्ट अभी आप इसको ये नोट कर लें कि जो मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं जो कि अभी हमने पढ़ने हैं वो कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर मौजूद नहीं होते। अगर कॉम्बिनेशन सर्किट के अंदर या मेमोरी एलिमेंट आ जाए तो वो सर्किट फिर सिक्वेंशियल सर्किट बन जाता है। ओके, इसके बाद है सिक्वेंशियल सर्किट। तो सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट ऐसे सर्किट होते हैं जिनके अंदर आउटपुट से, अगर आपने कोई सर्किट ड्रॉ किया है उसकी आउटपुट से दोबारा अगर आप उस सर्किट के अंदर जो गेट्स यूज़ हो रहे हैं उसके किसी इनपुट पे दोबारा आउटपुट से इनपुट में कनेक्शन दे दें तो इसको कहते हैं फीडबैक। अगर सर्किट के अंदर फीडबैक मौजूद है तो उस सर्किट को हम कहेंगे सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। ओके, अब क्योंकि फीडबैक आ रहा है तो इट मीन्स के अगर आपने करंट टाइम पे उस सर्किट की आउटपुट फाइंड करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि अभी इनपुट क्या अप्लाई की हुई हैं और जो लास्ट वैल्यू ऑफ द आउटपुट थी वो क्या थी। क्योंकि अब फीडबैक आ रहा है तो अगर आपने सर्किट की करंट टाइम पे आउटपुट फाइंड करनी है तो आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनपुट वेरिएबल्स एंड पास्ट वैल्यू ऑफ द आउटपुट वेरिएबल जो कि फीडबैक के अंदर आ रहा है उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तब आप करंट टाइम पर उस सर्किट की आउटपुट को कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, अगर मेमोरी एलिमेंट्स सर्किट के अंदर मौजूद हों
तो वो सर्किट कॉम्बिनेशनल सर्किट नहीं रहता, बल्कि वो सीक्वेंशियल सर्किट बन जाता है। और मेमोरी एलिमेंट्स के बारे में जिस तरह के मैंने आपको बताया कि वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, अब एक छोटी सी एग्जांपल है कि ये देखें, ये एक सर्किट है, दो एंड गेट लगे हुए हैं, ए बी सी डी इनपुट्स हैं और ये और गेट है। तो इस सर्किट की आउटपुट एफ है, तो एफ से दोबारा किसी गेट के अंदर कोई कनेक्शन नहीं जा रहा, तो इस सर्किट के अंदर फीडबैक पाथ मौजूद नहीं है, मेमोरी एलिमेंट भी नहीं है। तो इस जो सर्किट है इसको हम कहेंगे ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है। अब इसी तरह का कोई और भी सर्किट जिसके अंदर आउटपुट से इनपुट के अंदर कोई कनेक्शन ना जा रहा हो, उस सर्किट को हम कहेंगे कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। अब अगर आप इस सर्किट को नोट करें, दो नैंड गेट लगे हुए हैं, एक की आउटपुट को क्यू कहा हुआ है, दूसरे की आउटपुट को क्यू बार कहा हुआ है। तो इसकी जो आउटपुट है वो दोबारा इसकी इनपुट में आ रही है और इसकी जो आउटपुट है वो दोबारा इधर जा रही है। तो अगर आउटपुट दोबारा, भाई ये एक ऐसा सर्किट है इसके अंदर दो इनपुट्स हैं ए और क्यू बार इसकी आउटपुट्स हैं। अगर हमारे पास जो आउटपुट से दोबारा इनपुट के अंदर कनेक्शन जा रहा हो, तो इस सर्किट को या ऐसे सर्किट्स को हम कहते हैं सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। आप इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक टू इनपुट नैंड ले लें, एक इनपुट ए अप्लाई कर दें और उसकी आउटपुट से दूसरी आउटपुट पे कनेक्ट, उसकी जो आउटपुट है उसी नैंड गेट की दूसरी इनपुट पे कनेक्ट कर दें, तो ये फीडबैक आ गया। तो अगर फीडबैक आ जाए तो उसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल सर्किट। तो यहाँ पे ये दो जो पाथ हैं ये फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं आउटपुट से इनपुट की तरफ, तो इस वजह से इस सर्किट को हम सीक्वेंशियल सर्किट कहेंगे। और सीक्वेंशियल सर्किट्स हमने चैप्टर नंबर 5 के अंदर स्टडी करने हैं, 5 और 6 के अंदर। तो अभी तक हमने जितने भी सर्किट्स स्टडी किए हैं वो सारे के सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स थे, और इस चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी हमने जो सर्किट स्टडी करने हैं वो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होंगे। और इससे जो ऑनवर्ड्स चैप्टर हैं 6, 7, उसके अंदर हम इस टाइप के सर्किट्स को स्टडी करेंगे और उनको हम कहते हैं सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। जिस तरह की अभी मैंने आपको बताया ऊपर कि डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के अंदर दो तरह के सर्किट्स होते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं और एक सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं। इस तरह अगर हम पूरी डीएलडी के कोर्स के अंदर प्रॉब्लम्स को कैटेगराइज करना चाहें कि कितनी तरह के प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं, तो मेनली उसको हम दो तरह के प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, उनको हम कहते हैं एनालिसिस प्रॉब्लम। एनालिसिस प्रॉब्लम के अंदर हम क्या करते हैं कि हमें कोई सर्किट गिवन होता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एसओपी, पीयूएस, नैंड, नॉर, या और कोई भी सर्किट गिवन हो सकता है। तो सर्किट से अगर हम उसकी बूलियन इक्वेशंस फाइंड करें और उसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करें, तो ऐसे प्रॉब्लम्स जिनके अंदर सर्किट गिवन हो और हम उनका एनालिसिस करके उनकी बूलियन इक्वेशन फाइंड करें और ट्रूथ टेबल वगैरह फाइंड करें, ऐसे प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं ये एनालिसिस प्रॉब्लम है, कि हम उस सर्किट का एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं। और दूसरी तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो डिज़ाइन प्रॉब्लम्स होते हैं। डिज़ाइन प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें गिवन होती है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से हम इनपुट्स फाइंड करते हैं, आउटपुट्स फाइंड करते हैं, कि बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं कि उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर इनपुट कौन से वेरिएबल्स हैं और आउटपुट वेरिएबल्स कौन से हैं। इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए हम उस प्रॉब्लम का ट्रूथ टेबल ड्रॉ करते हैं। ट्रूथ टेबल से हम उसकी इक्वेशंस वगैरह ड्राइव करते हैं। अब वो इक्वेशन उसकी एसओपी फॉर्म में हो सकती हैं, पीयूएस फॉर्म में हो सकती हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म यूजिंग के मैप से हो सकती हैं, या और किसी नैंड जो नॉर फॉर्म में भी हो सकती हैं। और फाइनली जो भी इक्वेशन हम ड्राइव करें उसका हम अगर सर्किट ड्रॉ कर दें, तो ऐसे प्रॉब्लम को हम कहते हैं डिज़ाइन प्रॉब्लम। तो डिज़ाइन प्रॉब्लम के अंदर बेसिकली स्टेप्स क्या होते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन होती है और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मीट करने के लिए हमने सर्किट डायग्राम खुद से बनानी होती है। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम कहते हैं डिज़ाइन प्रॉब्लम। और ये मेनली ये स्टेप्स हैं डिज़ाइन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। तो सबसे पहला स्टेप डिज़ाइन प्रॉब्लम के अंदर ये होता है कि आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से समझें। अगर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ गई है तो आप उससे इनपुट और आउटपुट वेरिएबल इजीली फाइंड कर लेंगे। और जब आपके पास इनपुट आउटपुट वेरिएबल आ गए
आप उससे ट्रूथ टेबल ड्रा कर सकते हैं और आगे फिर इक्वेशन वगैरह ड्रा करके उसका सर्किट डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन डिज़ाइन प्रॉब्लम्स। ओके, अभी हम एक जो है एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये एक एनालिसिस प्रॉब्लम है, इसके अंदर एक सर्किट गिवन है। एनालाइज द फॉलोइंग सर्किट एंड ड्रॉ द ट्रूथ टेबल एंड द बूलियन इक्वेशंस फ्रॉम दिस सर्किट। तो ये हमें एक सर्किट गिवन है, ए बी बार, ए और ए बी, ए का नॉट है ए बार, बी का नॉट है बी बार, और ये एक सर्किट गिवन है। तो इस सर्किट की इक्वेशंस फाइंड करने के लिए मैंने खुद ये वेरिएबल्स असाइन किए हैं एक्स और वाई। तो आप इंटरमीडिएट वेरिएबल्स असाइन कर सकते हैं अपने इक्वेशंस की डेरिवेशन को आसान करने के लिए। तो अगर आप इस x की इक्वेशन लिखें तो ये बन जाएगा ए बी बार, अगर आप इस y की इक्वेशन लिखें तो ये बन जाएगा ए बार बी, और f इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और x की वैल्यू पुट कर दें और इधर y की वैल्यू पुट कर दें, तो हमारे पास इस सर्किट की जो इक्वेशन आ गई ए बी बार प्लस ए बार बी। तो ये इस सर्किट की बोलियन इक्वेशन है। अब अगर आप इससे ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। तो ये 4 रोज आ गई और ये एफ, तो ये मिन टर्म बनती है ये 0 1 और ये 1 0, तो मैंने उन दोनों पे 1 कर दिया, बाकी पे 0 कर दिया। तो ये हमने बेसिकली इस सर्किट का बूलियन फंक्शन ड्राइव किया और ट्रूथ टेबल ड्रॉ किया। और ये हमारे पास एनालिसिस प्रॉब्लम था क्योंकि सर्किट गिवन था, सर्किट से हमने बूलियन इक्वेशन ड्राइव की और बूलियन इक्वेशन से हमने ट्रूथ टेबल ड्राइव किया। तो ये हमने जो एग्जांपल सॉल्व की है ये इस एनालिसिस प्रॉब्लम की कैटेगरी के अंदर लाई करती है। ओके, अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं डिजाइन प्रॉब्लम की। डिजाइन प्रॉब्लम में जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि आपको कुछ वर्डिंग की फॉर्म में एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन होगी, आपने खुद उसको समझना है, उससे इनपुट वेरिएबल्स फाइंड करने हैं, उसके आउटपुट वेरिएबल फाइंड करने हैं, उसका ट्रूथ टेबल ड्रा करना है और उसको फिर सिंप्लीफाई करके उसका सर्किट ड्रा करना है। डिज़ाइन प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है, इन म्यूजिक कंपटीशन शो, किसी म्यूजिक कंपटीशन शो के अंदर ईच ऑफ द 4 मेंबर्स ऑफ द जूरी इज प्रोवाइडेड विद ए पुश बटन। तो कोई म्यूजिक का कंपटीशन शो हो रहा है, उसके अंदर कुछ ज्यूरी के अंदर जो जजेस हैं वो 4 हैं, 4 मेंबर्स हैं और उन सब के पास एक पुश बटन है। द बटन इज प्रेस्ड इफ द म्यूजिक प्लेड इज ए हिट। जो जज है या जो ज्यूरी के मेंबर हैं, अगर वो कोई गाना या कोई म्यूजिक बजता है, अगर उनको वो अच्छा लगता है तो उसको हिट देते हैं, और हिट देने के लिए वो पुश बटन दबा देते हैं। अगर उनको एंड इज नॉट प्रेस्ड इफ द म्यूजिक प्लेड इज ए मिस, अगर उनको म्यूजिक जो प्ले किया गया है अगर वो उनको पसंद नहीं आया तो वो उसको कहते हैं कि मिस हो गया, ये म्यूजिक अच्छा नहीं था, और उसको शो करने के लिए वो बटन प्रेस नहीं करते। तो बेसिकली सिनेरियो ये है कि एक कोई कंपटीशन हो रहा है, उसके अंदर 4 जजेस बैठे हैं, हर जज के पास एक पुश बटन है। कोई जब कोई गाना या कोई म्यूजिक प्ले होता है, अगर उनको वो पसंद आ जाए तो वो पुश बटन दबा देते हैं, अगर उनको पसंद ना आए तो वो पुश बटन नहीं दबाते। ओके, ये अब हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर एक सिनेरियो गिवन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, डिजाइन ए डिजिटल लॉजिक सिस्टम दैट लाइट्स अप ए लैम्प। जो कि एक लैम्प को हमने एक ऐसा सर्किट बना ड्रॉ करना है या एक ऐसा सिस्टम ड्रॉ करना है जो लैम्प को, वहाँ पे कोई लैम्प लगा हुआ है उसको ऑन कर दे व्हेन मेजॉरिटी ऑफ द ज्यूरी थिंक्स दैट द म्यूजिक प्लेड इज हिट। जब मेजॉरिटी ऑफ द जजेस का जब ये ख्याल हो कि जो गाना या म्यूजिक प्ले किया गया था वो बहुत अच्छा था, जब ज़्यादा लोगों का ये ख्याल हो तो उस लैंप को ऑन हो जाना चाहिए, और अगर कम लोगों का ये ख्याल है तो उस लैंप को ऑन नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास क्योंकि अब 4 जजेस हैं और चारों के पास पुश बटन अवेलेबल हैं, तो अब जो उनके पास पुश बटन्स हैं वो हमारी अब इनपुट्स हैं, डिजिटल सर्किट्स की इनपुट हैं, और जो लैंप है वो उस डिजिटल सर्किट की आउटपुट होगी। ओके, अब ये हमने अब अज्यूमिंग पुश बटन ऑफ ईच ऑफ द 4 ज्यूरी मेंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी सी डी।
तो उन पुश बटन्स को हमने वेरिएबल असाइन कर दिए ए बी सी डी। तो हमने यहाँ पे बेसिकली क्या किया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ा, उससे जो इनपुट वेरिएबल्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया या उनको असाइन किया खुद से कि पुश बटन्स हैं वो इनपुट्स हैं और उनको हम लिख रहे हैं ए बी सी डी। अब जो लैंप है उसको ऑन होना चाहिए जब ज़्यादातर ज्यूरी के जो मेंबर्स हैं उनका ये ख्याल हो कि म्यूज़िक अच्छा था। अब ये हमारे पास क्योंकि 4 वेरिएबल्स हैं ए बी सी डी, तो हमने 4 वेरिएबल का एक ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन A0, B0, C0 एंड D0। इसका मतलब है कि कोई ऐसा म्यूज़िक प्ले किया गया कि किसी एक बंदे को भी पसंद नहीं आया, तो लैंप को इस कंडीशन के तहत ऑफ होना चाहिए। तो लैंप को जो लैंप आउटपुट है उसको हमने 0 असाइन कर दिया। सेकंड कंडीशन D1, इसका मतलब है सिर्फ एक जज ऐसा है जिसको म्यूज़िक अच्छा लगा तो अभी भी लैंप ऑफ होगा। थर्ड कंडीशन 1-0, तो अभी भी ऑफ है क्योंकि एक बंदा कह रहा है कि अच्छा है, बाकी 3 कह रहे हैं कि अच्छा नहीं है म्यूज़िक। अब AB00 CD11, AB00 होने का मतलब यह है कि 2 जजेस ये कह रहे हैं कि म्यूज़िक अच्छा था और दो जजेस ये कह रहे हैं, सॉरी AB00 का मतलब है कि 2 जजेस का ख्याल है कि जो म्यूज़िक प्ले किया गया था वो अच्छा नहीं था, और जो C और D1 है तो इनका मतलब है कि वो म्यूज़िक अच्छा था। लेकिन अभी भी मेजॉरिटी ये नहीं है क्योंकि ये दोनों इक्वल कंडीशन है, तो अभी भी लैंप को जो है वो हम ऑफ रखते हैं, तो ये 0 है। नेक्स्ट कंडीशन, इसमें एक 1 है तो ये भी 0 है, इसमें 2 1 है तो ये भी 0 है, इसमें भी 2 1 है तो ये भी 0 है। अब ये फर्स्ट कंडीशन आई है जब A 0 है, B 1 है, C 1 है और D 1 है। इसमें बेसिकली 3 जजेस का ख्याल है कि म्यूज़िक अच्छा था और एक का ख्याल है कि जो म्यूज़िक है वो बुरा था। तो अब क्योंकि मेजॉरिटी का ख्याल है कि वो अच्छा था या हिट था, तो इस वजह से अब यहाँ पे जो लैंप है वो 1 हो जाएगा, तो इसको हमने 1 कर दिया। इस तरह आप नेक्स्ट अगर कंडीशन चेक करें 1-0-0, तो ये क्योंकि एक कह रहा है कि अच्छा है तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1-0-0-1, 2 जजेस का ख्याल है कि अच्छा म्यूज़िक था तो ये भी 0 है, यहाँ पे भी 2, लेकिन यहाँ पे 1-0-1-1, यहाँ पे 3 का ख्याल है तो मेजोरिटी कह रही है कि अच्छा है, तो इस वजह से यहाँ पे 1 हो गया। अब यहाँ पे भी 1-1 है तो ये भी 0। अब इन तीनों कंडीशन के अंदर 1-1-0-1, 1-1-1-0 एंड टेट्रा 1, इन तीनों के अंदर 3 या 4 जजेस का ख्याल है कि म्यूज़िक अच्छा था, तो इस वजह से मेजॉरिटी का ख्याल है कि म्यूज़िक जो प्ले किया गया था वो हिट था, तो इस वजह से यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया और यहाँ पे भी 1 आ गया। तो ये हमने बेसिकली क्या किया कि इस म्यूज़िक वाले प्रॉब्लम का उसका वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने के बाद उसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर दिया। और ट्रूथ टेबल में 0 और 1 कहाँ पे आना है वो बेसिकली हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही बताएगी कि ट्रूथ टेबल हमने कैसे ड्रॉ करना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर एक कंडीशन मेंशन होगी जो ये डिफाइन कर रही होगी जो आउटपुट वेरिएबल्स हैं वो कब 1 होंगे और कब 0 होंगे। तो इस क्वेश्चन में ये अब हमने ट्रूथ टेबल उसका ड्रॉ कर लिया। ओके, अगर आप इस ऊपर वाले ट्रूथ टेबल से देखें, अब नेक्स्ट जब आपने एक दफ़ा ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर लिया, नेक्स्ट काम होता है कि आपने उससे इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में ड्रॉ करनी है। अब इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपने इक्वेशन एसओपी फॉर्म में ड्राइव करनी है, पीयूएस फॉर्म में करनी है, नैंड फॉर्म में करनी है, नॉर में करनी है, या उनको के मैप से सिंप्लीफाई करना है या नहीं करना। तो जब इस तरह की कोई चीज़, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं गिवन होती, तो अब आपकी मर्जी है कि नेक्स्ट आप इसका सर्किट किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन देंगे, आप इसका एसओपी फॉर्म में डायरेक्ट सर्किट ड्रॉ कर दें, पीयूएस फॉर्म में डायरेक्ट सर्किट इसका ड्रॉ कर लें, नैंड फॉर्म में कर लें, नॉर में कर लें, क्योंकि प्रॉब्लम के अंदर एक्स्ट्रा हमें इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, वो ऑप्शन हमारे पास गिवन है। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम में कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन गिवन होती है कि ये प्रॉब्लम इम्प्लीमेंट ओनली यूजिंग ड्रॉ द सर्किट ओनली यूजिंग नैंड गेट्स, तो सबसे पहले आपने फिर वही काम करना था कि नैंड गेट कि आपने इसकी सिंप्लीफाइड एसओपी फॉर्म में इक्वेशन ड्राइव करनी थी, उसको नैंड फॉर्म में कन्वर्ट करते और उससे सर्किट ड्रॉ कर लेते। लेकिन क्योंकि इस प्रॉब्लम के अंदर अब कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, तो जब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन तो अब हम अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी जो टेक्निक है उसको फॉलो कर सकते हैं।
तो मैंने क्या किया कि ऊपर जो सर्किट ट्रूथ टेबल गिवन था उसकी एसओपी फॉर्म के अंदर इक्वेशन लिखी। तो मीन टर्म नंबर 7, 11, 13, 14 और 15 पे 1 आ रहा है। तो ये लैम्प हमारा आउटपुट वेरिएबल है, समेशन ऑफ 7, 11, 13, 14 एंड 15। तो ये मैंने इसकी इक्वेशन लिख ली। अगर मैं चाहूँ तो मैं इस इक्वेशन को डायरेक्टली भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। मीन टर्म 7 का अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये बनेगा ए बार बी सी डी, इस तरह बाकियों का भी बना लूँगा। तो उस एक्सप्रेशन को, बुलियन एक्सप्रेशन को मैं डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर लूँगा। अब हमने क्या करना है जी, अब मैं जो ये लैंप की जो एसओपी फॉर्म की इक्वेशन आई है इससे मैं के मैप ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि हमारे पास जो एक्सप्रेशन बने वो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हो। तो ये के मैप है। अब के मैप हमने लास्ट 3 से 4 लेक्चर्स के अंदर के मैप को किया है, तो अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो ये हमने बेसिकली इन्हीं एसओपी फॉर्म को यहाँ पे फिल किया। फिल करने के बाद के मैप के रूल अप्लाई किए और इक्वेशन हमने ड्राइव कर ली। तो हमारे पास ये 4 टर्म्स इसके अंदर आते हैं, 4 बॉक्सेस ये सर्कल बनते हैं और हर की ये इक्वेशन लिखी हुई है। अब ये आपके पास इस प्रॉब्लम की सिंप्लीफाइड बूलियन इक्वेशन है जो हमने के मैप से ड्राइव की है और ये एसओपी फॉर्म में। अब आप इससे इजीली इसका सर्किट जो है ना इस प्रॉब्लम का ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म है बी सी डी, तो ये बी सी और डी आ गया। सेकंड है ए सी डी, तो ए सी डी की इम्प्लीमेंटेशन होगी इस तरह ए बी डी, ए बी सी और सबको हमने और कर लिया। तो ये हमने गिवन प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, हमने एक ऐसा बेसिकली सर्किट है कि जो ए बी सी डी हैं, ये जो जजेस के पास स्विचेस हैं इनका कनेक्शन वहाँ से आ रहा है और ये लैंप है ये बेसिकली एक आउटपुट है, इंडिकेटर है। अब ये सर्किट इस तरह काम करेगा, जब म्यूज़िक प्ले होगा, म्यूज़िक सुनने के बाद जो जजेस हैं वो अपना डिसीजन देंगे। डिसीजन देने के लिए वो पुश बटन दबाएंगे। अगर ज़्यादातर जजेस ओके कर देते हैं, उसको म्यूज़िक को अच्छा कह देते हैं, तो ज़्यादातर जो 3 या 4 जजेस अगर वन बटन प्रेस कर देते हैं तो ये सर्किट लैंप को ऑन कर देगा। अगर 0, 1 या 2 जजेस कहते हैं कि म्यूज़िक अच्छा था तो ये लैंप उस टाइम पे ऑफ रहेगा। तो बेसिकली ये सर्किट है जो कि उस म्यूज़िक कंपटीशन शो का डिसीजन करने के लिए हमने डिज़ाइन किया है। इस सर्किट के अंदर अगर आप स्टेप्स देखें तो इस सर्किट के स्टेप्स क्या हैं, डिज़ाइन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन थी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमने ट्रूथ टेबल उसका अपने इनपुट वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई किया। इनपुट वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हमने ट्रूथ टेबल वो ड्रॉ किया और ट्रूथ टेबल को जितने इनपुट वेरिएबल्स हैं वो तो आपने रोज़ उसी हिसाब से फिल करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 वेरिएबल्स हैं तो आपकी 16 रोज आएंगी। 3 वेरिएबल्स आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बन रहे हैं तो 8 रोज आएंगी। लेकिन जो आपने आउटपुट वेरिएबल देखना है वो एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम। और आपने आउटपुट वेरिएबल्स के अंदर 0 और 1 को किस तरह फिल करना है वो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको गाइड करेगी। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने के बाद आप अपने जो आउटपुट वेरिएबल है एक है या एक से ज़्यादा है उनके अंदर 0s 1 या डोंट केयर कंडीशन उसको फिल करेंगे। 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे या x भी लिख सकते हैं किसी कंडीशन के तहत। उसके बाद अगर आपके प्रॉब्लम में मेंशन है कि आपने एसओपी फॉर्म से इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो उसका ये स्टेप्स ये आपने के मैप एसओपी फॉर्म में ड्रॉ करना है और उसको इम्प्लीमेंट कर देना है उसका ये सर्किट। अगर आपके पास प्रॉब्लम में फॉर एग्जाम्पल पीयूएस फॉर्म गिवन है कि आपने सर्किट को पीयूएस फॉर्म में इम्प्लीमेंट करना है तो फिर आपने इन जीरोस को कंबाइन करके सिंप्लीफाइड फॉर्म पीयूएस का ड्राइव करना है और उससे आगे सर्किट ड्रॉ कर देना है। अगर आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये मेंशन है कि आपने जो फाइनल सर्किट है उसको नैंड फॉर्म में इम्प्लीमेंट करना है कि उस सर्किट के अंदर सिर्फ नैंड गेट्स ही आए, तो फिर भी आपको के मैप ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद ये एसओपी फॉर्म की आपकी इक्वेशन है, इसको आप डबल कॉम्प्लीमेंट लेके नैंड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसका नैंड सर्किट ड्रॉ कर देंगे। अगर इसी तरह आपसे कहा जाए प्रॉब्लम स्टेटमेंट में एंड में मेंशन है कि आपने जो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का सर्किट बनाना है इस प्रॉब्लम के लिए उसको आपने यूजिंग नॉर गेट्स इम्प्लीमेंट करना है। तो नॉर गेट की इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसीजर आपको पता है कि आंसर से पहले पीयूएस फॉर्म इस के मैप से ड्राइव करनी है, उसका डबल कॉम्प्लीमेंट लेना है तो
इंटरनल कॉम्प्लीमेंट को एवेल्यूएट करेंगे तो उससे आप जो नॉर गेट का सर्किट है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो बताने का बेसिकली मकसद ये है कि जब आपके पास एक दफ़ा ये ट्रूथ टेबल आ गया तो ट्रूथ टेबल से आगे सर्किट के अंदर जाने में काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कितने ऑप्शंस हैं मैं आपको अभी गिनवाता हूँ। एक दफ़ा आपके पास ट्रूथ टेबल आ गया, ट्रूथ टेबल से सर्किट के अंदर जाने के लिए एटलीस्ट 6 ऑप्शंस अभी हमारे पास हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आप एसओपी फॉर्म का डायरेक्ट एक्सप्रेशन ट्रूथ टेबल से लिखें, उसको सिंप्लीफाई ना करें और उससे डायरेक्टली सर्किट इंप्लीमेंट करें। तो ये ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है कि आप पीयूएस इक्वेशन लिख लें आउटपुट वेरिएबल्स का और उसको सिंप्लीफाई ना करें और डायरेक्ट पीयूएस एक्सप्रेशन से सर्किट ड्रॉ कर दें। तो ये सेकंड पॉसिबल ऑप्शन है सर्किट ड्रॉ करने का। थर्ड पॉसिबल ऑप्शन क्या है कि आप के मैप ड्रॉ कर लें, के मैप से आगे सिंप्लीफाइड एसओपी फॉर्म एक्सप्रेशन ड्राइव करें जिस तरह के अभी हमने इस एग्जाम्पल में किया और उससे सर्किट बना लें। तो ये थर्ड ऑप्शन था। फोर्थ ऑप्शन क्या है कि आप के मैप ड्रॉ करें और पीयूएस फॉर्म में सिंप्लीफाइड जीरोस को कंबाइन करते हुए एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकालें और उसको उससे सर्किट ड्रॉ कर लें। तो ये फोर्थ ऑप्शन था। फिफ्थ ऑप्शन क्या है कि आप नैंड फॉर्म में इम्प्लीमेंटेशन कर लें। तो नैंड फॉर्म में इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, पहले आपके पास एसओपी फॉर्म में सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन होगा, उसका डबल कॉम्प्लीमेंट लेंगे और डबल कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद इंटरनल कॉम्प्लीमेंट एवेल्यूएट करेंगे तो आप उससे नैंड फॉर्म का सर्किट बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 क्या है कि आप नॉर फॉर्म में सर्किट को इम्प्लीमेंट कर लें। जब आप नॉर फॉर्म में सर्किट को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका प्रोसीजर क्या है कि आप पीयूएस फॉर्म में पहले के मैप से सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे, उसका डबल कॉम्प्लीमेंट लेंगे, डबल कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद इंटरनल कॉम्प्लीमेंट एवेल्यूएट करेंगे। तो आप उस जो इंटरनल कॉम्प्लीमेंट को एवेल्यूएट करने के बाद जो आपके पास एक्सप्रेशन आएगा उससे आप जो नैंड का जो नॉर गेट का सर्किट है वो इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड बताने का पर्पज़ ये है, 6 ऑप्शंस अभी तक हमने पढ़े हैं किसी भी फंक्शन को, बूलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इस लैंप को, या मैं आपसे ये कहूँ ये जो ट्रूथ टेबल है इसको हम अब 6 डिफरेंट वेज के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एसओपी पीयूएस विदाउट सिंप्लीफिकेशन, एसओपी पीयूएस विद सिंप्लीफिकेशन यूजिंग के मैप और नैंड एंड नॉर इम्प्लीमेंटेशन। तो ये 6 पॉसिबल वेज हैं जिनके अंदर आप इस ट्रूथ टेबल से सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई वे आगे प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में गिवन है कि आपने इसी तरीके को फॉलो करते हुए सर्किट ड्रॉ करना है फाइनल, तो आपको फिर इन सब जो 6 मेथड्स हैं सर्किट ड्रॉ करने के सारे पता होने चाहिए। अगर प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है कि आपने किस मेथड को यूज करते हुए सर्किट ड्रॉ करना है, तो फिर आप इन 6 में से कोई सा भी मेथड जो आपको ईजी लगे या जो आपको आसान लगे या जो आपको लगे कि आप इससे इजीली इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं तो वो करेक्ट है, उसमें कोई एरर नहीं है। अब फॉर एग्जांपल अगर यही इसी तरह का कोई प्रॉब्लम पेपर में या एग्जाम के अंदर आता है और एंड पे मेंशन नहीं होता कि आपने जो सर्किट ड्रॉ करना है वो किस फॉर्म में करना है, तो एक स्टूडेंट ये ट्रूथ टेबल ड्रॉ करता है, उसको इसी तरह एसओपी एक्सप्रेशन लिखता है, उसको के मैप से सिंप्लीफाई करता है और ये उसका सर्किट में आता है, तो ये भी करेक्ट है। कोई दूसरा स्टूडेंट है वो कहता है जी मुझे पीयूएस फॉर्म ज़्यादा उसकी अच्छी समझ है, तो वो यही के मैप ड्रॉ करता है, इन जीरोस को कंबाइन करता है, पीएस का एक्सप्रेशन ड्राइव करता है, उससे सर्किट बना देता है। अब वो वाला सर्किट इससे डिफरेंट होगा, उसकी अपीयरेंस डिफरेंट होगी, लेकिन वो भी करेक्ट होगा, ये भी करेक्ट होगा। और कोई थर्ड स्टूडेंट है वो कहता है जी नहीं मुझे तो नैंड गेट बड़ा पसंद है, तो मैं नैंड से इम्प्लीमेंटेशन करूँगा, तो वो इसी तरह एसओपी एक्सप्रेशन लिखता है और उससे नैंड के अंदर उसको कन्वर्ट कर देता है डबल कॉम्प्लीमेंट लेके और नैंड का सर्किट ड्रॉ कर लेता है। और वो जो नैंड का सर्किट होगा वो इससे और जो पीयूएस फॉर्म है उससे भी डिफरेंट होगा और वो भी करेक्ट है। तो इस तरह आप कोई सी भी जो चॉइस है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो बात बताने का मकसद ये है कि अभी तक डीएलडी के अंदर हमने 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं। तो अगर आपके पास ट्रूथ टेबल गिवन है तो ट्रूथ टेबल से सर्किट ड्रॉ करने के अभी तक आपने 6 मेथड्स पढ़े हैं। और अगर क्वेश्चन के स्टेटमेंट में मेथड मेंशन नहीं है कि आपने सर्किट किस मेथड्स के अकॉर्डिंग ड्रॉ करना है,
तो आप इन 6 मेथड्स में से कोई सा भी मेथड जो आपको गिवन सिनेरियो के अंदर इजी लग रहा हो वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पर्टिकुलर मेथड लिखा है कि एसओपी फॉर्म यूज़ करें, नैंड यूज़ करें या पीयूएस यूज़ करें, तो जो फिर मेथड लिखा है अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, तो फिर आपने जो सर्किट डायग्राम ड्रॉ करनी है ट्रूथ टेबल से, वो आपने उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करनी है। तो तो ये हमारे पास एक डिज़ाइन प्रॉब्लम था, उसको हमने सॉल्व किया। तो डिज़ाइन प्रॉब्लम इसकी समरी ये थी कि हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन थी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट से हमने ट्रूथ टेबल ड्रॉ किया, ट्रूथ टेबल से हमने आगे सर्किट ड्रॉ किया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। और मैंने आपको बताया कि सर्किट ड्रॉ करने के हमारे पास अभी तक हमने 6 मेथड पढ़े हैं, तो आप उनमें से कोई सा भी मेथड जो है वो चूज़ कर सकते हैं सर्किट इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, अगर कोई मेथड हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है तो। ये हमारे पास डिजिटल डिज़ाइन प्रॉब्लम की एक एग्जांपल थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 3-4 प्रॉब्लम्स और इस तरह के करेंगे।